गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से नदी निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। नदी से निर्मित जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है वो कौन कौन सी है और वो किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जलोढ़ शंकु का। अब जलोढ़ शंकु होता क्या, देखो जब मैं आपको एक स्थलाकृति यहाँ पे बना के बता देता हूँ, यहीं पे आपको पूरा चार्ट समझा देता है। देखो एक चित्र आपको आराम से समझना है। ये आपका जैसे मान लो कोई भी एक पहाड़ी इलाका, ये आपका हो गया कोई पर्वत, और यहाँ से मान लो कोई नदी निकलती है, यहाँ से मान लो कोई नदी निकलती है, ये नदी निकलती है, ये नदी निकलती है ये वाली। और इसके साथ में, इस नदी के साथ में जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हो, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हो, उनका जमाव हो जाता है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। तो नदी के पर्वतपदीय भाग में जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है, क्योंकि जो पानी तीव्र गति से आता है तो उसके साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं। जैसे ही वो पर्वतपदीय भाग में नदी का पानी आएगा तो कंकड़ पत्थर वहाँ पर्वतीय भाग में, पर्वतपदीय भाग में वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और ये देखो बड़े बड़े लिख रहा हूँ यहाँ पर, बड़े बड़े कण या कंकड़, तो यहाँ जहाँ जमा हो जाते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं शंकु कहते हैं, या इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन जलोढ़ शंकु, या इसी को अपन क्या कहते हैं, बाबर कहते हैं। जो पर्वतपदीय भाग होता है ना, जहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, और उसी को बड़े बड़े कंकड़ पत्थर युक्त भाग को ही, मैदान को ही अपन बाबर कहते हैं। और बाबर में हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब लुप्त कैसे होती है, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के बीच में से जब पानी जाता है तो अपन दूर से देखते हैं तो पानी अपन को दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के बीच में से होकर पानी गुजरता है। तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के बीच में जब नदी का पानी जाता है तो नदी का पानी दूर से देखने पर अपन को नहीं दिखता है। तो बाबर वाले क्षेत्र में हमेशा नदी लुप्त हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना कौन से क्षेत्र में नदी लुप्त होती है, तो बाबर वाले क्षेत्र में। अगला अपन बात करते हैं 2 नंबर, जब ये नदी अब पर्वतपदीय भाग में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नदी का जल है जो फैल जाता है, और गति है जल की वो धीमी हो जाती है। तो वहाँ पे छोटे छोटे कण आते हैं, एकदम छोटे छोटे कण यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और नदी के पानी के साथ में, ये नदी के पानी के साथ में ये फैल जाते हैं, और ये कंकड़ पत्थर क्या हो जाता है, ये फैल जाते हैं, ये पंख की तरह। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे कंकड़। और इसी को अपन क्या कहते हैं, देखो ध्यान रखना, इसी को अपन कहते हैं जलोढ़ पंख कहते हैं, जलोढ़ पंख, क्योंकि 2 नंबर। और जब ये जलोढ़ पंख में छोटे छोटे जो ये कण होते हैं, इसके कारण ये क्षेत्र दलदली हो जाता है। क्या हो जाता है, दलदली, दलदली क्षेत्र। और इसी दलदली क्षेत्र को ही अपन कहते हैं तराई पेटी। क्या कहते हैं, तराई पेटी। और इसी तराई पेटी को ही अपन मच्छर पेटी कहते हैं, तराई प्रदेश, इसके अपन क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। और इसी तराई प्रदेश को अपन कहते हैं मच्छर पेटी, मच्छर पेटी। और यहाँ नदी क्या हो जाती है, वापस दिखनी शुरू हो जाती है, यहाँ नदी क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो देखो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखो, जब नदी तेज गति से आती हो तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती है अपने पीछे, और जल वहाँ पे, नदी वहाँ पे लुप्त हो जाती है, और उस वहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को अपन जलोढ़ शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे अपन कहते हैं जलोढ़ शंकु के रूप में आकृति। और इसी जलोढ़ शंकु वाले क्षेत्र को बाबर कहते हैं। यहाँ नदी लुप्त हो जाती है। फिर जो दूसरे नंबर पर जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नदी का जल फैल जाता है और धीरे धीरे गति से आगे बढ़ता है, और धीमी गति से आगे बढ़ने के कारण छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है जो नदी के साथ में, पानी के साथ में आगे बहाव में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो पंख, वहाँ पे नदी का पानी फैल जाता है। इसका मतलब है जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव है वो कहीं अधिक क्षेत्रफल पर हो जाता है, यानी नदी पंख की तरह है। जैसे पक्षी पंख फैलाता तो बड़े रूप में आकार में दिखता है, तो नदी में यहाँ पे देखो इतने सारे बड़े क्षेत्र में यहाँ पे आपको कंकड़ पत्थर छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो इसे अपन कहते हैं जलोढ़ पंख कहते हैं। और ये क्षेत्र छोटे छोटे कण होने के कारण, जलीय क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र कहलाता है, और इसी दलदली क्षेत्र को अपन तराई पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई प्रदेश या तराई पेटी। और ये दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इसे अपन मच्छर पेटी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मौसमी बीमारियाँ होने की संभावना रहती है, और मच्छर पेटी जब
छोटे छोटे कण रहते हैं नदी के बहाव क्षेत्र में, तो नदी वहां से आपको पुनः प्रकट हुई या पुनः नदी आपको दिखना शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लिखा नदी प्रकट हो जाती है। तो ये 2 नंबर वाली चीज हो गई आपकी नदी के बहाव वाले क्षेत्र में, ये वाला। और देखो तीसरे नंबर, जब नदी मैदानी क्षेत्र में आती है तो नदी इस प्रकार से चलना शुरू हो जाती है, ये इस प्रकार से, यानी नदी जब मोड़ नुमा, नदी विसर्प का मतलब है नदी सांप की तरह से मोड़ नुमा चलना शुरू हो जाती है, उसी को नदी विसर्प या अपन कहते हैं मिनाइंडर कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में चल दी जाती है तो वो ढाल का अनुसरण करती है, जिधर ढाल होता है उधर चलना शुरू हो जाती है, वो सांप की तरह चलना शुरू हो जाती है, ऐसे लटकते मटकते हुए। और इसी को अपन क्या कहते हैं, नदी के ढाल वाले क्षेत्र को, या नदी जब विसर्प करती है, नदी मिनांडर यानी घूमती रहती है, इसी को अपन क्या कहते हैं, नदी सर्प की तरह चलती है, इसलिए इसका नाम विसर्प, मोड़ नुमा। तो इसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं मिनाइंडर। तो ये हो गई तीसरे नंबर की स्थलाकृति मिनाइंडर, नदी यहाँ से इस प्रकार से चलती है, ये इस प्रकार से। अब देखो चौथा, गोखुर झील या छाड़न झील क्या होते हैं। जब नदी, देखो ये इस प्रकार से चलती है, जब नदी का पानी वर्षा ऋतु में या गर्मियों के मौसम में, जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाते हैं तापमान के कारण, तो नदी अपने मार्ग को छोड़ के सीधे दूसरे मार्ग का अनुसरण कर लेती है। जैसे नदी इधर से होकर चलना शुरू हो गई, ये इधर से ऐसे। जब नदी तिरछे मार्ग से ना होकर सीधे मार्ग से, जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी अपने मार्ग का अनुसरण नहीं करती है, नदी सीधे ही कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता अपना लेती है। जब पानी की मात्रा अधिक हो और गति भी पानी की तेज हो, तब उस समय देखो ये जो इस प्रकार का जो ये स्थलाकृति बन जाती है बीच वाली, इसी को अपन क्या कहते हैं, अपन इसको कहते हैं गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। और गोखुर झील का मतलब है गाय के खुर के समान। गोखुर झील का मतलब क्या था, गाय के खुर के समान, यानी ये इस प्रकार से गाय के खुर के समान जो ये झील का निर्माण हो जाता है, ये इस प्रकार से। तो इसे अपन क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील को ही अपन छाड़न झील कहते हैं, या इंग्लिश में ऑक्स लेक कहा जाता है, ऑक्स लेक। तो ये आपको ध्यान रखना, ये चौथी स्थलाकृति है। तीसरी तो ये मिनाइंडर नुमा, आपको सरपनुमा नदी चलती हुई दिख रही है। चौथी ये गोखुर झील है। 5 और लिखा हुआ है, एक आपको ध्यान रखना, गुम्पित नदी। गुम्पित नदी का मतलब जब नदी मैदानी क्षेत्र में चलती है तो नदी ये एक धारा में न चलकर ऐसे कई छोटी छोटी धाराओं में चलना शुरू हो जाती है इस प्रकार से, और यहाँ बीच में कहीं कठोर संरचनाएं आ जाती है। तो नदी क्या करती है, धीरे धीरे फैल जाती है, अपनी धाराओं में प्रकट हो जाती है, नदी अलग अलग धाराओं में बहना शुरू होती है। तो अब यहाँ पे नदी आपको नहीं दिख रही है कि मुख्य नदी कौन सी है। गुम्फित का मतलब होता है नदी गुम हो गई हो, यानी ऐसी नदी जहाँ पे नदी मुख्य धारा की बजाय अन्य सहायक धाराओं के रूप में कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में चलना शुरू हो जाती है। यानी नदी जिस मार्ग में चलती है वहाँ पर अपर्दन करते करते कहीं बीच में कठोर चट्टानें आ जाती है, कहीं पर कोमल चट्टान, तो कोमल चट्टानों का तो अपर्दन कर देती है, और बीच में कठोर चट्टानें जो आपके आ जाती है, तो वो कठोर चट्टान आते ही नदी अपने मार्ग में क्या कर लेती है, मार्ग को परिवर्तन करके 2 भागों में बन जाती है। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे कहीं जो कठोर चट्टानें, उनके कारण नदी कई भागों में वितरित हो गई है, कई भागों में बंट गई है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, गुम्पित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुम्पित नदी कहते हैं। ये हो गई आपकी गुम्पित नदी। नदी एक धारा में न बहकर कई अन्य छोटी छोटी धाराओं में चलना, वो होते हैं गुम्पित नदी। एक होता है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध का मतलब है, ये देखो ये नदी अब इस प्रकार से चल रही है, नदी यहाँ से इस प्रकार से चल रही है, प्राकृतिक तटबंध। नदी इस प्रकार से अपने मुख्य मार्ग में चल रही है, लेकिन जब मुख्य मार्ग में चलती है तो इसके किनारे पे यहाँ पे छोटे बड़े कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, जैसे आप देखते हो, क्योंकि बीच में तो नदी का पानी चल रहा है, तो बीच वाली जो मिट्टी है वो उसका तो अपर्दन हो गया, और दोनों तरफ में जो मिट्टी के जो क्षेत्र है वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे नदी क्या करती है, मिट्टी के कणों का जमाव कर देती है, और बांध नुमा संरचना, दोनों तरफ एक नुमा बांध नुमा संरचना होती है। इसी को अपन कहते हैं प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, या ये बांध नुमा संरचना, ऐसी बड़ी मिट्टी की पाल हो जाती है, और बीच में गहरा क्षेत्र और दोनों तरफ मिट्टी अधिक भाग हो जाता है। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है, जो ये जो क्षेत्र है प्राकृतिक तटबंध वाला क्षेत्र, जब नदी के बहाव क्षेत्र में, जब नदी के बहाव क्षेत्र में यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है नदी के पास वाला, नदी के पास वाला, तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा नदी में पास वाले क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक नवीन मिट्टी पाई जाती है और एक पुरानी मिट्टी पाई जाती है। और नवीन जो मिट्टी होती है ना, ये देखो नवीन मिट्टी, नवीन मृदा, और एक होती है यहाँ पे, जैसे अब कभी कभार बाढ़ आती है, यहाँ पे कभी कभार बाढ़ आती है, यहाँ पे तो प्रतिवर्ष, यहाँ पे प्रतिवर्ष,
और यहाँ पे तो 10 साल या 5 वर्ष में एक बार आती है। तो ये पुरानी मिट्टी, और पुरानी मृदा को क्या कहते हैं, अपन कहते हैं बांगर। पुरानी मृदा को क्या कहते हैं, बांगर, और ये होता है खादर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये प्राकृतिक तटबंध है। जो प्राकृतिक तटबंध के पास में प्रत्येक वर्ष नई नई मिट्टी आती है बाढ़ के समय में, तो वहाँ पे नई मिट्टी को अपन कहते हैं खादर कहते हैं। और नई मिट्टी हमेशा उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। जैसे गंगा के मैदान में बाढ़ आती है तो गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ भाग माना जाता है, भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, प्रतिवर्ष जहाँ पे बाढ़ आती है, जहाँ पे प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती है, तो वो होती है खादर मिट्टी। और वहाँ पे जहाँ पे नदी के बहाव क्षेत्र से दूर, जहाँ पे 5, 7 या 10 वर्षों में एक बार बाढ़ आती है, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। और उसी पुरानी मिट्टी को अपन क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं, जो कम उपजाऊ होती है। तो ये हो गया प्राकृतिक तटबंध, हो गया खादर, हो गया बांगर, हो गया। अगला आ गया बाढ़ का मैदान। जब ये नदी आगे जाएगी तो ये नदी क्या करेगी, जहाँ पर कहीं पर भी जो उबड़ खाबड़ जो भूमि है, वहाँ पे धीरे धीरे कंकड़ पत्थरों का जमाव करते रहेगी। और कंकड़ पत्थरों के जमाव होने के बाद में नदी लगभग जीर्ण अवस्था में होने के कारण वहाँ पे लगभग धीरे धीरे समुद्र के आसपास चलेगी, या समुद्र से पहले वाले भाग में, तो वहाँ पे एक मैदान का निर्माण होता है। उसे अपन क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। अगला एक भाग आता है नदी से निर्मित, वो होता है डेल्टा। और डेल्टा अपन कहते हैं, अंग्रेजी का जो अपने गणितीय भाषा में देखा होगा, ऐसा त्रिभुजनुमा आकृति, तो अंग्रेजी में इसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग विश्व में, वो हेरोडोटस नाम के वैज्ञानिक ने किया था, भूगोलवेत्ता ने किया था। तो हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के डेल्टा के लिए किया था। नील नदी पे जो स्थलाकृति दिखी, उनके लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, डेल्टा शब्द का। तो ये जो डेल्टा है, नदी समुद्र में गिरने से पहले जो प्राकृतिक रूप से जो छोटे छोटे कण होते हैं नदी के साथ में, उन कणों का निक्षेप होता रहता है, और त्रिभुज नुमा जो स्थलाकृति बन जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। नदी समुद्र में गिरने से पूर्व कई छोटी धाराओं में, उपधाराओं में विभाजित हो जाती है, और उनके मध्य छोटे छोटे कणों के रूप में जो स्थलाकृति बन जाती है, या जो निक्षेप जमा हो जाते हैं त्रिभुज नुमा, उसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको 2-4 डेल्टा के प्रकार बताऊंगा जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, और आपके परीक्षा में, ऑल एग्जाम में, कहीं पर भी आपको भूगोल में पहुंचने के लिए आपको काम आता है। एक होता है चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा मुख्य रूप से अधिकांश नदियां विश्व की चापाकार डेल्टा बनाती है। अधिकांश नदियां विश्व की चापाकार डेल्टा, जैसे नील नदी है, गंगा नदी है, राइन नदी है, जितने भी नदियां, अधिकांश नदियां चापाकार डेल्टा बनाती है। दो और आपको ध्यान रखना, एक होता है पंजाकार डेल्टा, जिसको अपन बर्ड फ्लू या अपन अंगुलीय नुमा डेल्टा कहते हैं। पंजाकार डेल्टा यानी अपने हाथ का जो पंजा होता है, ऐसे नुमा इस प्रकार की जो डेल्टा होता है, वो है मिसिसिपी नदी का डेल्टा। और यूएसए की जो नदी है मिसिसिपी नदी, कहाँ की नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए यानी अमेरिका की जो नदी है, उसका नदी है मिसिसिपी नदी बनाती है आपकी पंजाकार डेल्टा। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जाता है जवार नदमुख डेल्टा, यानी नदी जब समुद्र में गिरने से पूर्व एक ही मुख्य धारा में चलती हो, तो उस प्रकार के डेल्टा को अपन जवार नदमुख कहते हैं। और इस प्रकार का नर्मदा है, ताप्ती है, हडसन है, अमेजन नदी है, या सीन नदी है, ये नदियां क्या करती है, जवार नदमुख डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करती है। देखो, भारत की 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती, और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह दृष्टि से फैली हुई नदी है अमेजन नदी, वो भी इस प्रकार का डेल्टा बनाती है। सीन नदी, और सीन नदी पे जो आपका पेरिस शहर है, वो आपके सीन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और एक है आपके हडसन नदी, हडसन नदी आपके अमेरिका वाले क्षेत्र में बहती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और एक होता है परित्युक्त डेल्टा, और परित्युक्त डेल्टा का जो उदाहरण है वो आपकी बनाती है हवांगहो नदी, यानी जो एशिया की जो नदी है हवांगहो नदी, जो चीन में चलने वाली नदी है, ये नदी क्या करती है, अपने अधिकांश समय में ये बाढ़ लाने का काम करती है, अपना रास्ता परिवर्तन करने का काम करती है। तो जैसे ही ये इस क्षेत्र में चलती है, इस क्षेत्र को छोड़ के ये दूसरे मार्ग का अनुसरण कर लेती है, तो इस डेल्टे को अपन क्या कहते हैं, परित्युक्त डेल्टा कहते हैं। यानी पुराने वाले क्षेत्र को, पुराने वाले डेल्टा को छोड़ देती है और दूसरे डेल्टा का निर्माण कर देती है, परित्युक्त। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है, हवांगहो नदी है। यानी ये अपने मार्ग का कभी भी अनुसरण कर लेती है, दूसरे रास्ते का अपना लेती है, तो इसके कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। यानी जो क्षेत्र इधर
तो सबसे ज़्यादा विश्व में बाढ़ लाने वाली नदी है वो हवांगो नदी है, और एशिया में चलने वाली है और चीन में चलती है हवांगो नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत में सबसे सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी है आपकी कोसी नदी है, जिसे अपन बिहार का शोक कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने का काम करती है आपकी दामोदर नदी है, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और उड़ीसा में महानदी है जो बाढ़ लाने का काम करती है, इसलिए उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो कोसी हो गया बिहार की, और दामोदर हो गया पश्चिम बंगाल की, और उड़ीसा की हो गई आपकी ये महानदी। और आपको ध्यान रखना हवांगो नदी है वो मुख्य रूप से चीन में चलने वाली नदी है और एशिया महाद्वीप की नदी है। तो आज हमने इस प्रकार से पढ़ा नदी निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।